हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। पिछले दिन हमने शुरुआत किया था एक नई सीरीज का भूगोल सामान्य अध्ययन में। हम शुरू किए थे क्या, जियोमॉर्फोलॉजी। बेसिक चीजों के बारे में जानकारी हमने दिया था। जियोमॉर्फोलॉजी है क्या, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, और भौतिक भूगोल के अंतर्गत ये जियोमॉर्फोलॉजी आता है, जिसको हम क्यों पढ़ते हैं। हमने कुछ चीजों के बारे में सीखा था, जैसे कि ये जाना था कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्या है। ठीक है, एक मोटिव होता है हमारा पढ़ने का। हमें पढ़ना है मूल रूप से किसके बारे में, अर्थ के बारे में। ठीक है, पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, तो इससे संबंधित जितनी भी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे सब क्या कहलाएगा, ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत, भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। प्रथम श्रेणी के उच्चावच की बात करें तो प्रथम श्रेणी का उच्चावच क्या होता है। देखिए, जो महाद्वीप या महासागर, जो महाद्वीप या महासागर होते हैं उसे हम कहते हैं, या महासागरीय बेसिन कहते हैं इसे हम कहते हैं कि यह प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। इसके बाद हम बात करें द्वितीय श्रेणी के उच्चावच की, तो इन महाद्वीप या महासागरों को जो मिलने वाले पर्वत हैं, पठार हैं, झीलें हैं इत्यादि जो स्थल रूप मिलेगा, इन्हीं चीजों को हम कहते हैं ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। जैसे बात कर लें, पर्वत, पठार, झील इत्यादि को हम कहते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। अब बात आती है तृतीय श्रेणी के उच्चावच की, यानी प्रथम को तो हमने जाना महाद्वीप या महासागरीय बेसिन को कहते हैं। द्वितीय, महाद्वीप या महासागरीय बेसिन पर जो मिलने वाले इस प्रकार की संरचनाएं हैं, जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, झीलें हो गई, इन सबको हम क्या कहते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। अब जानते हैं कि इन्वायरमेंट में कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे अपरदन, नाम सुना है आपने, अपरदन। अपरदन क्या है, अपक्षय, अपक्षय क्या है, इन चीजों को आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यानी जो बाह्य प्रक्रम, जितने भी बाह्य प्रक्रम हैं, बाह्य प्रक्रम का मतलब चाहे वो पवन के द्वारा, चाहे जल के द्वारा, चाहे हिम नदियों के द्वारा, किसी भी बाह्य कारक के द्वारा, या आप ऐसे कह सकते हैं किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, इनमें जब कोई चेंज आता है, चेंज आने के बाद जो स्थल रूप बनता है उसे कहते हैं तृतीय श्रेणी का उच्चावच। बात क्लियर हो गई होगी। यानी पर्वत, पठार, नदी, घाटियां, या आप ऐसे कह लीजिए द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद जो स्थल रूप बनता है उसे कहते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बालुका स्तूप का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। बालुका स्तूप नाम से आपको क्लियर है, आगे आप बहुत विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं इसके बारे में। बालुका स्तूप क्या होता है, ये रेत का बनता है। रेत कैसे, पवन के द्वारा कहीं पर जाकर डिपॉजिट की जाती है, यानी निक्षेपित की जाती है। ऐसे भेड़ पीठ शिला है, ऐसे तमाम संरचनाएं आप आगे पढ़ेंगे, काष्ठ प्रदेशों को पढ़ेंगे, यानी भूमिगत जल के द्वारा, महासागरीय लहरों के द्वारा, इन सब के द्वारा अलग अलग प्रकार की शिलाकृतियां बनती हैं। इसे हम पढ़ते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच में। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उच्चावच है, कौन द्वितीय श्रेणी का है, कौन तृतीय श्रेणी का है। आपको चुनना होता है, या कई बार मैचिंग करने को दे दिया जाता है। ठीक है, ये बातें पिछले दिन हो गई। आज हमें पढ़ना है क्या, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। एक जनरल आइडिया लेनी है, बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये मेंस में खूब अच्छे से पढ़ना है, आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम बात करें, यह एक रहस्यमय घटना रही है, और प्राचीन काल से लेकर आज तक इसमें बहुत सारी संकल्पनाएं, उपसंकल्पनाएं आई हैं। कहने का मतलब प्राचीन काल से लेकर इसमें बहुत सारे हाइपोथेसिस यानी संकल्पना जिसे कहते हैं, बहुत सारी संकल्पनाएं यहाँ पे मिली। अब संकल्पनाओं की बात करें, देखिए हमने शब्द प्रयोग किया प्राचीन काल में, तो जाहिर सी बात है जब प्राचीन काल की बात करेंगे तो प्राचीन काल में क्या होता था, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न धर्मों द्वारा धार्मिक अवधारणा उत्पन्न की गई, यानी धार्मिक अवधारणा दी गई कि यह पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। हम किसी धर्म का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहते, आप इतना जानिएगा, प्राचीन काल में पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए धार्मिक विचारधारा सर्वश्रेष्ठ थी, है ना। इसका कारण बनाया गया क्या, यह धार्मिक कारण से उत्पन्न हुई। कहने का मतलब अलग अलग धर्मों में, चाहे अपने देश की ही बात नहीं करें, विभिन्न देशों में आप चाहे रोम में चले जाइए, रोमन साम्राज्य, इधर बात कर लीजिए चाइना का, इंडिया का,
विभिन्न धर्म में जो मानने वाले लोग हैं उनकी अलग अलग संकल्पनाएं रही, लेकिन इस वैज्ञानिक युग में ये संकल्पनाएं मान्य नहीं है, न तो तार्किक है। इसलिए ये संकल्पनाएं आगे परिवर्तित हुई किसमें, वैज्ञानिक, यानी वैज्ञानिक संकल्पनाएं आई आगे। ठीक है, जब वैज्ञानिक संकल्पना की हम बात करते हैं जो कि सर्वमान्य है, लेकिन आप समझिएगा यहां पर पहले तो धार्मिक संकल्पना ज्ञात थी हमको, क्या, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में। जब हमें यह पता लगा पृथ्वी के अलावा और भी ऐसे सारे आकाशीय पिंड हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक है भी नहीं है कैसे, इन सब चीजों के बारे में जानकारी हुई, इसके बारे में जिज्ञासा और बढ़ती गई, यानी जानने की इच्छा और बढ़ती गई। ऐसी कंडीशन में पहली बार एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिनका नाम है कास्ते दा बफन, जिनका नाम है कास्ते दा बफन। इन्होंने पहली बार 1749 ईस्वी में पहली बार एक वैज्ञानिक अवधारणा दिया किया पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। यह जो धार्मिक विचारधारा ये नहीं बल्कि उत्पन्न होने का ये कारण रहा। आप समझिएगा जो हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। देखिए, प्राचीन काल से ही पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी कई अवधारणाएं प्रचलित हैं। हमने कहा प्राचीन काल में धार्मिक अवधारणा ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान कास्ते दा बफन ने किया 1749 ईस्वी में। आपको यह डेटा याद रखना है क्या, कास्ते दा बफन ने अपनी अवधारणा कब दिया था, 1749 में। पहली वैज्ञानिक अवधारणा थी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। आगे बढ़े, इसके बाद समय बीतता गया और इसकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार के अवधारणाएं आती गई। कहने का मतलब विभिन्न वैज्ञानिकों ने इस पे अध्ययन किया, शोध किया और अपने अनुसार विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं दी गई। लेकिन ये इन अवधारणाओं से ही काम नहीं चला, सबसे पहले आया क्या, अद्वैतवादी संकल्पना। एक जनरल आइडिया ले लीजिए आप, अद्वैतवादी संकल्पना आया। अद्वैतवादी संकल्पना में क्या कहा गया, इसे कहते हैं मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। इस मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट के तहत यह बताया गया कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है किसी एक तारे से हुई। समझिएगा, ये जानते हैं सन के चारों तरफ पृथ्वी आपकी चक्कर लगाती है ना, अर्थ। अब इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के लिए देखिए, सन है आपका एक तारा, इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया। देखिए, ये हाइपोथेसिस है, संकल्पना है, कॉन्सेप्ट नहीं है। समझिएगा, ये संकल्पना है। ये संकल्पना एक तार्किक संकल्पना है, किन आधारों पर दी गई बहुत डिटेल यहाँ पे स्टडी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसी को हम बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तारा है सूर्य, सूर्य से ही निकला है पृथ्वी। तो यहाँ पर सिंगल तारे की बात कही गई कि एक तारे से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, अन्य ग्रह की उत्पत्ति हुई है। इसी को कहते हैं अद्वैतवादी संकल्पना, यानी दो नहीं बल्कि एक, यानी मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। यानी इस संकल्पना में एक ही तारे से संपूर्ण ग्रहों की उत्पत्ति को स्वीकार किया गया है। बात क्लियर हुई। अब देखिए, जो अद्वैतवादी संकल्पना है इसको भी प्रूव करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं। यानी किसी ने कोई थियरी दिया है, किसी ने कोई थियरी दिया है। तो आपको सभी थियरी को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको जानना है किस साइंटिस्ट ने किस इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ने कौन सी संकल्पना दिया, इसी के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है। चलिए हम देख लेते हैं लिस्ट। यहाँ पे अद्वैतवादी संकल्पना की हम बात कर रहे हैं। अद्वैतवादी संकल्पना में यानी मोनिस्टिक थ्योरी में इसे एक तारक संकल्पना भी कहते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कास्ते दा बफन। क्या, कास्ते दा बफन। अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा था कास्ते दा बफन ये वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। 1749 में इन्होंने पहली बार सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से यानी तार्किक रूप से पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी अवधारणा दिया था। बात क्लियर हुई। तो इन्हें आप याद रखिएगा। और इन्होंने जो थियरी दिया था उसका नाम क्या है, पुच्छल तारा परिकल्पना। परीक्षा में पूछा जाता है पुच्छल तारा परिकल्पना संबंधित है, या पुच्छल तारा परिकल्पना किसने दिया था। आप नाम याद रखिएगा, कास्ते दा बफन ने 1749 ईस्वी में। कई बार ऐसा भी होता है इनमें से सब दे दिया जाएगा, आगे सत्र दे दिया जाएगा, यानी
किस सन में इन्होंने दिया था अपने थियरी को, मैच करना होता है। कई बार ये थियरी दे दिया जाता है, इसके आगे इनका नाम दे दिया जाता है, मैच करना होता है। देखिए, हैं बहुत से वैज्ञानिक, बहुत से विद्वानों ने अपने हाइपोथेसिस को दिया है, लेकिन हमने सिर्फ महत्वपूर्ण को चुना जो परीक्षा में पूछे गए हैं और जिनकी संभावना ज्यादा बनती है। ठीक है, दूसरे हाइपोथेसिस की बात करें, दूसरे संकल्पना की बात करें तो है वायव्य राशि परिकल्पना, और इनसे दिया था 1755 ईस्वी में इमैनुअल कांट ने। किसने दिया था? इमैनुअल कांट ने। आप याद रखिएगा किसको? इमैनुअल कांट को। ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कास्टे द बफर के बाद एक्सप्लेन करने का काम जो किया था, उन्होंने किया था किसने? इमैनुअल कांट ने। कब? 1755 ईस्वी में, जिसे नाम दिया गया वायव्य राशि परिकल्पना। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है वायव्य राशि परिकल्पना किसने दिया था? इमैनुअल कांट ने। कब दिया था? 1755 ईस्वी में। अगले हाइपोथेसिस की बात करते हैं, निहारिका परिकल्पना। समझ रहे हैं यहां पर? निहारिका, इसे कहते हैं क्या? नेबुलर थियरी, नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, यानी कभी कभी नेबुलर के अलावा नेबुला परिकल्पना भी कहा जाता है। नेबुला की खोज किसने किया, ऐसा भी कहा जाता है। हम बात करेंगे किसका? लाप्लास ने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो उन्हीं की हमने लिस्ट बनाया है। इसलिए आप घबराइएगा नहीं कि हम सब पे स्टार लगा रहे हैं, कौन सा हमें पढ़ना है। सब पढ़ना है जिसपे हम स्टार लगा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न यही पूछा जाता है, निहारिका परिकल्पना किसने दिया था? लाप्लास ने। रट डालिए इसको, रट डालिए। कई बार आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। एक दिन में एक ही पढ़िएगा, तब भी 8-10 हैं, आप 8-10 दिन में तैयार कर लेंगे आराम से। एक ही दिन में सारा रटने की कोशिश करेंगे, कंफ्यूजन बन सकता है। तो निहारिका परिकल्पना की बात करें, 1769 ईस्वी में, 1769 में दिया था लाप्लास महोदय ने। आगे हम बात करेंगे, जो चौथा हाइपोथेसिस है वो है उल्का परिकल्पना। उल्का परिकल्पना दिया था लाकियर ने 1919 ईस्वी में। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। हम बात किसकी कर रहे हैं? अद्वैतवादी परिकल्पना की बात कर रहे हैं, एक तारक परिकल्पना की बात कर रहे हैं, यानी इसे क्या कहते हैं? मोनेस्टिक थियरी कहते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसे पैतृक संकल्पना भी कहते हैं, अभी आगे हम बात करने वाले हैं। देखिए, पुच्छल तारा 1749, कास्टे द बफर। वायव्य राशि संकल्पना किसने दिया था? इमैनुअल कांट ने 1755 में। निहारिका परिकल्पना की बात करें 1769 में लाप्लास ने। और आगे हम बात करेंगे लास्ट उल्का परिकल्पना की 1919 में दिया था लाकियर ने। चलिए आगे हम बढ़ते हैं द्वैतवादी संकल्पना के थ्रू, यानी डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत। देखिए, द्वैतवादी संकल्पना का मतलब यह होता है कि ये जो ग्रह हैं, इनका उत्पत्ति दो तारों से हुआ है। बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट क्या कहेंगे? देखिए, यहां पे पैतृक लिख दिया गया, यहाँ पे बाई पैरेंटल होगा, बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट। समझिएगा, जो ये है इसे कहते हैं क्या? पैरेंटल भी कहते हैं, कभी कभी कहते हैं, इसे कहते हैं पैतृक संकल्पना। पैतृक संकल्पना याद रखने के लिए आप ऐसे समझिएगा, एक पिता तारा है, एक पिता तारा, उसी से ग्रहों की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे कहते हैं क्या? पैतृक संकल्पना। आगे हम बात करेंगे डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट का, द्वैतवादी संकल्पना का। यहाँ पे आप समझिए, इसे कहते हैं क्या? बाई पैरेंटल। लिखा है हमने बाई पैरेंटल, कहने का मतलब ग्रहों की उत्पत्ति संबंधित दो तारों की बात की गई है, यानी दो तारों से इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब इनकी उत्पत्ति के बारे में भी कुछ संकल्पनाएं हैं जिनको आपको याद रखना है। समझिए कैसे आप याद रखेंगे। पहला है, महत्वपूर्ण को ही हमने चुना है, ग्रहाणु परिकल्पना। ठीक है, इसको दिया था चैम्बरलिन ने। खूब पूछा गया है, 1904 में, 1904 में चैम्बरलिन का ग्रहाणु परिकल्पना आया था। आप ये भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अद्वैतवादी संकल्पना है? आप ये भी याद रखिएगा, कौन सा द्वैतवादी है, कौन सा अद्वैतवादी है। देखिए, आप जो याद रख रहे हैं ग्रहाणु परिकल्पना,
इसमें ये द्वैतवादी संकल्पना आप ये भी याद रखिएगा। किसने दिया था? चैम्बरलिन महोदय ने। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं ज्वारी परिकल्पना की। ज्वारी परिकल्पना की हम बात करें तो आपको नाम से स्पष्ट है, ज्वार की बात हो रही है। यानी ज्वारी परिघटनाओं से उत्पत्ति हुई थी किसकी? ग्रहों की, यानी ग्रहों में यानी पृथ्वी की हम बात करें, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। आप समझिएगा यहां पर इस संकल्पना में दो लोगों का नाम है, जेम्स जीन्स और जेफरीज। ठीक है, तो जेम्स जीन्स ने 1919 में इस थियरी को दिया था और 1929 में यानी 10 साल बाद इसमें और चीजों को ऐड किया था और संशोधन किया था इस थियरी में। किसने? जेफरीज महोदय ने। इसलिए इनमें दोनों का नाम है जेम्स जीन्स और जेफरीज। सत्र भी आप याद रखिएगा, ज्वारी परिकल्पना 1919 में दिया गया था जेम्स जीन्स और जेम्स जीन्स द्वारा, और जेफरीज ने 1929 में इसमें कुछ संशोधन किया था। आगे बात करते हैं नोवा तारा परिकल्पना की। इसे कहते हैं क्या? सुपरनोवा। कई बार ऐसे भी पूछा है, सुपरनोवा हाइपोथेसिस किसने दिया था? नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, होयल एवं लिटिलटन ने, सत्र 1939 में। याद रखिएगा, नोवा तारा परिकल्पना यानी सुपरनोवा हाइपोथेसिस किसने दिया था? होयल एवं लिटिलटन ने 1939 में। देखिए मैं फिर से आपको कह रहा हूं, ये डेटा है, आपको याद रखना है। याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, एक दिन में एक दो आप लिख कर याद रखिए, 2-3 बार लिखिए, दिन में 2-3 बार सोचिए उसके बारे में, चीजें याद हो जाएंगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे अभी तक आपने क्या देखा, दो संकल्पनाओं को आपने देखा, द्वैतवादी और अद्वैतवादी। यहां पर जो खोज की गई, यानी यहां पर जो समझने का कोशिश किया गया, यहां पे पृथ्वी की उत्पत्ति को देखिए, स्पेशली ग्रह की बात की जा रही है, यानी ग्रह की उत्पत्ति। और कौन सी ग्रह को हमें ज्यादा जानना था? अपनी ग्रह यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने संकल्पनाएं दी, विभिन्न विद्वानों ने संकल्पनाएं दी, उसी के बारे में आपने थोड़ा सा जाना। हम बात करते हैं आधुनिक सिद्धांत में। आधुनिक समय में क्या हुआ, यहाँ पे आधुनिक वैज्ञानिक सिर्फ पृथ्वी के बारे में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश की है। किसके? पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश किया गया और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानने की कोशिश किया गया। कहने का मतलब पूरा यूनिवर्स कैसे बना है, पूरा यूनिवर्स बनने के पीछे क्या रीजन है। क्योंकि जब पूरा यूनिवर्स जानेंगे तो उसी यूनिवर्स में यानी उसी ब्रह्मांड में हमारा अपना मंदाकिनी है, अपना गैलेक्सी है, और उसी गैलेक्सी में यानी हजारों लाखों गैलेक्सियों के बीच में हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी मिल्की वे है, मंदाकिनी ही हिंदी में। उसके अंदर हमारा सौरमंडल आएगा और सौरमंडल में हमारी पृथ्वी। तो हमें जानना है मूलतः पृथ्वी के बारे में, लेकिन अगर हमें यह पता लग जाए कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो ब्रह्मांड के बाद हम गैलेक्सी के बारे में जान लेंगे, फिर सोलर सिस्टम के बारे में जान लेंगे, और उसी सोलर सिस्टम में रहने वाले हम अपने पृथ्वी के बारे में जान लेंगे। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने ग्रहों के अलावा किसके बारे में जानने की कोशिश किया? बल्कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में यानी उसकी उत्पत्ति के बारे में समझने की कोशिश किया। आगे हम बढ़ते हैं। इससे संबंधित भी दो थियरी है, आप उसी थियरी को आपको जानना है, बाकी बहुत डीप में यहाँ पे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो है बिग बैंग थियरी, बिग बैंग सिद्धांत। यह सर्वमान्य मत है। सर्वमान्य का मतलब अभी तक का सबसे लेटेस्ट है और सबके द्वारा यह एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंतेयर ने। किसने? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। सत्र को आपको याद रखना है, कब? 1894 से 1896 ईस्वी के। यानी पूछा जाता है बिग बैंग थियरी किसने दिया, या बिग बैंग थियरी, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जॉर्ज लेमेंतेयर है। कहीं कहीं जॉर्ज लेमेंत्रे भी लिखा होता, तो आप समझिएगा लेमेंतेयर की ही बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, इन्हीं के सिद्धांत का विस्तार किया था वेगनर महोदय ने। किसने? वेगनर ने। ठीक है, कब? 1867 में। कहने का मतलब ये सिद्धांत 1894 से 1894 ये 1967 होगा, चलिए कोई बात नहीं। वेगनर ने इसका विस्तार किया था, किसका? बिग बैंग थ्योरी का। तो आप इस डेटा को याद रखिएगा। पूछा क्या जाता है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने, या कभी कभी जॉर्ज लेमेंतेयर एवं वेगनर का भी नाम साथ में दिया होता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो थियरी है वो है स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत दिया था 1980 में। किसने? अलन गुथ महोदय ने।
तो आई थिंक आपको बात यहां तक समझ में आ गई होगी। तो आपको सिर्फ क्या जानना है, द्वैतवादी संकल्पना में कौन कौन से लोग हैं और द्वैतवादी का मतलब क्या है। अद्वैतवादी में कौन कौन से लोग हैं, इसका मतलब क्या है। अद्वैत का मतलब सिंगल तारा से, द्वैतवादी का मतलब दो तारा से। आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत दो है, जिसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बिग बैंग सिद्धांत, जिसको आपको याद रखना है। और बिग बैंग सिद्धांत के अलावा कभी कभी स्फीति सिद्धांत के बारे में भी पूछता है, 1980 में दिया था एलन गुथ महोदय ने। आई थिंक यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए मूलतः बात क्या है, हमें पढ़ना है अर्थ के बारे में, यही नहीं पढ़ना है, अर्थ के बारे में पढ़ना है। अभी तक आपने शुरुआत वाली क्लास में जब जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट किए हैं, देखिए एक चीज आपको बता दें, कई लोगों को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि ये तो कभी कभी पूछे जाने वाले प्रश्न, लेकिन इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। देखिए मेरे बताने पढ़ाने समझने का तरीका, समझाने का तरीका यही है कि हम बेसिक से स्टार्ट करें और सारी चीजों को टच करते हुए जाएं। ठीक है, तो कोशिश हमने ये किया, सबसे पहले हमने बताया आपको कि ये उच्चावच क्या होते हैं। उच्चावच में आप समझ गए प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। अब इसी उच्चावच में हमें पढ़ना पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति से हमने शुरू किया है। अब इसके बाद पृथ्वी के विकास क्रम के बारे में, इसके आंतरिक संरचना के बारे में, बाह्य संरचना के बारे में, किस मटेरियल का बना है, पर्वत, पठार, नदी, घाटियां इत्यादि चीजों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते चलेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। और इंटरेस्टिंग के साथ साथ आप जब एग्जाम में बैठेंगे इस लेक्चर के बाद, तब आपको एहसास होगा कि हमने क्या सीखा और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ के बारे में पढ़ना है। हमने अर्थ की उत्पत्ति की कुछ हाइपोथेसिस के बारे में समझा है, बस पढ़ना था। आगे हम अगली क्लास से पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना के बारे में, जो कि सबसे मजेदार सेशन होने वाला है। तो बने रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली लेक्चर में एक नए क्लास के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। गुड बाय।